दोस्तों, मेरा मानना है कि कानून का असल मकसद हर पीड़ित की आंख से आंसू पोंछना है और मेरे वीडियो बनाने का भी यही मकसद है कि हर पीड़ित की आंखों से आंसू पुछ जाएं, उसके जिंदगियों में खुशहाली आ जाए। उस परिवार की जिसके परिवार में एक्सीडेंट हुआ है और उसने अपने परिवार के सदस्य को खोया है, और या तो वो गंभीर क्षति उसके शरीर में हुई है या उसकी मृत्यु हो गई है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है रोड एक्सीडेंट में, तब सबसे महत्वपूर्ण होता है कोर्ट में एक्सीडेंट क्लेम की याचिका दाखिल दाखिल करना। मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 166 के तहत इसको दाखिल किया जाता है। लेकिन क्या इसको दाखिल कर देना ही पर्याप्त है? नो सर, सिर्फ दाखिल कर देना ही पर्याप्त नहीं है। दाखिल करना तो पहली सीढ़ी है, और उससे अगली सीढ़ी होती है उसको साबित करना, उसको सिद्ध करना। क्योंकि यदि आप उसको साबित ही नहीं कर पाए, तब आपको क्लेम राशि प्राप्त नहीं होगी। यहाँ पर कई मर्तबा दुर्घटना जब भी होती है तो पूरा परिवार गम में, सदमे में, हड़बड़ाहट में और जल्दबाजी में होता है। तो कौन भला कानून कायदों की उस समय परवाह करेगा? हर व्यक्ति को जान की परवाह होती है, सीधे उठा के हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हालांकि हॉस्पिटल में भी व्यवस्था होती है कि वहां से भी जो है कि डॉक्टर साहब के द्वारा उनके जो कर्मचारी हैं उनके जरिए थाने पर सूचना दी जाती है, एमएलसी, प्री एमएलसी रिपोर्ट, और उसके जरिए एफआईआर दर्ज हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसी बहुत सी तकनीकी त्रुटियां हो जाती हैं, जैसे कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई, या एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस के द्वारा उसमें खात्मा लगा दिया गया, चश्मदीद गवाहों का अभाव है, या फिर मालूम पड़ रहा है कि जो फौजदारी प्रकरण जो पुलिस के द्वारा पेश किया जाता है उसमें मुलजिम को बरी कर दिया गया। जब हमने उसकी चालान की सर्टिफाइड कॉपी ली, पूरी जेएमएफसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के समक्ष चालान पेश होता है सर। दो मामले बनते हैं इसमें। एक तो पुलिस के द्वारा पूरी गाड़ी जब्त की जाती है, ड्राइवर को गिरफ्तार किया जाता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के समक्ष पूरा चालान पेश किया जाता है। उसी की सर्टिफाइड कॉपी निकालकर हम जो है कि डीजे कोर्ट में, ट्रिब्यूनल कोर्ट में उसकी क्लेम याचिका पेश करते हैं। अब सपोज करो कि किसी कारणवश वो वहीं से बरी हो गया, तब क्या प्रभाव होगा? क्या हमारी क्लेम याचिका खारिज हो जाएगी? नो सर, बिल्कुल नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसमें भी ऐतिहासिक फैसला दिया है। कुल 5 ऐतिहासिक फैसले इसी पॉइंट पर लेकर आया हूं सर मैं आज आपके लिए, जो ये इसी प्रकार की त्रुटियों को, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा यह बताया गया है कि इन त्रुटियों के कारण एक्सीडेंट क्लेम याचिका खारिज नहीं की जाएगी। इसको एक वेलफेयर लेजिस्लेशन के रूप में सर देखा जाता है, कल्याणकारी अधिनियम के रूप में। इसका मकसद जो पीड़ित को जस्ट कंपनसेशन देना है, किसी को सजा देना इसका मकसद नहीं है। वो सजा देने के लिए वो नीचे की कोर्ट में जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के समक्ष जो पुलिस चालान पेश करती है 193 BNSS 2023 के तहत, जो अनुसंधान पूर्ण होने के बाद पुलिस अधिकारी के द्वारा चालान पेश किया जाता है, वहां पर सजा के प्रश्न पर विचार किया जाएगा। और वहां भी अगर वो बरी हो गया है और उसको दोषी नहीं माना है, उसके बाद भी एक्सीडेंट क्लेम याचिका पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा और एक्सीडेंट क्लेम याचिका में आपको मुआवजा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का बड़ा महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट मैंने आप लोगों के लिए डिजिटल ई बुक में शामिल किया है। साथ ही ऐसी स्थिति भी कई बार बन जाती है कि डॉक्यूमेंट्स का या दस्तावेजों का या चश्मदीद गवाहों का जैसे अभाव है, या कोई भी टेक्निकल त्रुटि हो, तो उन सब के इन टेक्निकल त्रुटियों के ऊपर मैं आपके लिए विशेष डिजिटल ई बुक लेकर आया हूं। उसमें मैंने समस्त जजमेंट्स और पूरी जानकारी आप लोगों के लिए लिख कर रखी है। साथ ही कुछ और महत्वपूर्ण बातें होती हैं, जैसे कि बिगर ड्राइविंग लाइसेंस के हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तब हमें क्या कि बीमा मिलेगा? बिल्कुल सर, मिलेगा। और इसी प्रकार से जिसने हमें टक्कर मारी है, यदि उसके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है, तब हमें क्या बीमा मिलेगा? बिल्कुल सर, हमें बीमा मिलेगा। यदि हम मोटरसाइकिल पर 3 से ज्यादा या 3 लोग बैठकर जा रहे हैं और हमें किसी ने टक्कर मार दी और हमारे द्वारा एक्सीडेंट क्लेम लगाया गया, तो क्या हमें क्लेम मिलेगा? जी हाँ सर, मिलेगा। मोहम्मद सिद्दीक विरुद्ध नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2020 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है कि महज 2 लोगों से ज्यादा यदि मोटरसाइकिल पर सवार हैं, तो इसको आधार बनाकर क्लेम याचिका खारिज नहीं की जा सकती। और इसी प्रकार से कोई बस परमिट रूट पे है, उसका परमिट बना हुआ, उस रूट से हटकर वो अन्य रूट पर चली गई, उसके द्वारा एक्सीडेंट कर दिया गया, तब प्रश्न ये होता है कि बीमा कंपनी की पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन हो गया, क्या उसको क्लेम मिलेगा? जी हाँ सर, उस पर भी क्लेम मिलेगा। के नागेंद्र 2025 का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है। इसी प्रकार से यदि डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है, सामने वाली वाहन की जिसने आपको टक्कर मारी है उसके महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स में रजिस्ट्रेशन, बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस और परमिट, ये होना जरूरी है। अब इसमें कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स की अगर कमी है, तो बीमा कंपनी तुरंत आपत्ति लेती है कि इसने बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन उल्लंघन किया है,
हम इसमें बीमा देने के लिए जिम्मेदार नहीं है, तब क्या क्लेम मिलेगा? जी हाँ सर, उसमें भी क्लेम मिलेगा। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध स्वर्ण सिंह 2004 का जजमेंट है, जिसमें भुगतान कर और वसूलों का सिद्धांत लागू किया गया, 2026 तक लागू। ये समस्त कारण जिसमें मैंने आपको क्लेम मिलने का बताया, स्पेशल वीडियो में बना चुका हूं सर मेरे चैनल पर, और स्पेशल डिजिटल ई बुक मेरे द्वारा उसकी लिखी जा चुकी है। उन स्पेशल डिजिटल ई बुक्स की लिंक उन्हीं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप खरीद सकते हैं। आज हम इन महत्वपूर्ण टेक्निकल त्रुटियों पर एफआईआर आप दर्ज नहीं करवा पाए, लेट एफआईआर दर्ज करवाई आपने, चश्मदीद गवाहों का अभाव है आपके पास में, या फिर नीचे की कोर्ट से मुलजिम बरी हो गया है, तब क्या क्लेम मिलेगा? जी हाँ मिलेगा। आज हम मुख्य इसी बात को फोकस करते हुए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। साथ ही एक मेरी वकालत की प्रैक्टिस का 25 साल की वकालत की प्रैक्टिस में मैंने काफी प्रकरण देखे, उसी में एक अजीब और गरीब प्रकरण का हवाला मैं आपको बताता हूँ, एक्सीडेंट क्लेम का, जो मैंने देखा है कि एक्सीडेंट हुआ, दो लोग मोटरसाइकिल पर बैठकर जा रहे थे। आप देखिए, ये भी इसी से ताल्लुक रखता है, बड़ा अजीब और गरीब, और आप भी सोच में और हैरत में पड़ जाएंगे कि क्या मानवीय सोच में ऐसा भी हो सकता है। जा रहे थे और सामने वाले वाहन ने तेज गति और लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाकर उनको टक्कर मार दी। अब टक्कर मार दी, जो गाड़ी चला रहा था उस व्यक्ति को इतनी ज्यादा टक्कर लगी कि उसकी हो गई मृत्यु, पीछे बैठा हुआ व्यक्ति बच गया। अब सवाल ये उठता है कि जो पीछे बैठा व्यक्ति था वही तो सबसे महत्वपूर्ण गवाह है। अब यहाँ पर दो क्लेम याचिकाएं कोर्ट में पेश की गई। एक तो जो गाड़ी चला रहा था मोटरसाइकिल मृतक, उसके जो है कि डिपेंडर जो भी उस पर आश्रित थे, उसके बीवी बच्चे माता पिता, उनकी ओर से लगाई गई हमारे द्वारा कोर्ट में। और जो पीछे जो बैठा था उसकी तरफ से एक अलग क्लेम याचिका लगाई गई कोर्ट में। अब आप, बड़ा हैरत और अंगेज मामला मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आपके आपके होश उड़ा देगा कि मानवीय सोच में हसद और जलन क्या इस स्तर तक भी जा सकती है कि हम खुद भी मर जाएं और सामने वाले को भी मार दें। इस स्तर तक भी आदमी हो हसद और जलन में आ सकता है, वो जो भी रीजन रहा हो। लेकिन जब दो क्लेम लगाए गए तो प्लीडिंग दोनों में यही की गई जो एफआईआर में विपक्षी की लापरवाही और उपेक्षा बताई जाती है। लेकिन जब वो बयान देने, दूसरा जो पीछे बैठा व्यक्ति खड़ा था उसने क्या बयान दिए कोर्ट में कि मैं मोटरसाइकिल से जा रहा था, पीछे बैठा था और एक खंबे से टकरा गई, और खंबे से मोटरसाइकिल टकरा गई और गिरने से जो है कि चोट के कारण, गिरने के कारण ये गाड़ी चलाने वाले की मृत्यु हुई और मुझे भी चोटें आई हैं। वास्तविक घटना यही है। और क्लास में उससे पूछा भी गया कि भाई ये गांव में आप पास में रहते हैं, आपका पड़ोसी है आपका, आप इससे हसद रखते हैं और ये लाखों का क्लेम इसके परिवार के लोगों को ना मिल पाए इसलिए आप झूठे बयान दे रहे हैं, तो साहब सब मना कर दिया गया उसके द्वारा। अब आप देखा जाए कि एकमात्र चश्मदीद गवाह जो खुद याचक है और एक अजीब और गरीब बयान देते हुए उस घटना को ही डिनाई कर रहा है, तब तो क्लेम याचिका खारिज हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं सर, इस मामले में भी माननीय ट्रिब्यूनल कोर्ट के द्वारा उसमें हमारे पक्षकार को एक जो है कि मुआवजा राशि दी गई। क्यों? क्योंकि इसका मेन मकसद होता है वेलफेयर लेजिस्लेशन, कल्याणकारी अधिनियम। मतलब न्यायालय का देखना है कि पीड़ित को जस्ट कंपनसेशन दिया जाए, उचित मुआवजा। वरना आप देखें, चश्मदीद गवाही खिलाफ हो गया सर, कई जगह तो मिलते नहीं है, लेकिन यहाँ तो महोदय मौजूद भी थे और उस मृतक के बारे में कह रहे हैं कि ये तो खंबे से टकरा गई। अब आप कहाँ ले जाएंगे झूठ का स्तर उठाकर? लेकिन फिर भी माननीय न्यायालय ने उसमें हमारे द्वारा अनुसंधानकर्ता अधिकारी के बयान करवाए गए थे सर, खास तौर से, क्योंकि उन्हीं के द्वारा मौके पर जाकर नक्शा मौका बनाया गया, मेडिकल करवाया गया, जब्ती की गई। उनके बयान बड़े महत्वपूर्ण थे। जब मामला ऐसा पेचीदा सामने आ गया तो हमने स्पेशल न्यायालय से अनुमति ली और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बयान के लिए कोर्ट में पेश किया और उनके बयान करवाए। उनके बयानों ने भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे आमतौर पर एक्सीडेंट क्लेम याचिका में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के बयान नहीं करवाए जाते हैं, सिर्फ जो फरियादी होते हैं वो एक, और साथ में एक चश्मदीद गवाह के, दो के बयान करवाए जाते हैं, पर्याप्त होते हैं। लेकिन मामला ही सर अजीब गरीब हो गया था। मतलब आपने देखा जो उदाहरण मैंने बताया कि मामला कहाँ का कहाँ जा रहा था, क्या स्थितियां बन गई थी। चलिए आइए सर, अब मैं आपको आगे की जानकारी डिजिटल ई बुक में से देता हूँ, रिटर्न रूप में आप लोगों के लिए तैयार करके रखी है। उस डिजिटल ई बुक की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको बाद में ऐसा लगता है कि रिटर्न रूप में उसकी आवश्यकता है तो आप उसको खरीद भी सकते हैं। आइए सर, लेट्स गो। ये जो जानकारी अब मैं दे रहा हूं सर आपको, ये रिटर्न रूप में मैंने डिजिटल ई बुक के अंदर आप लोगों के लिए लिख के रखा, उसी में से आपको जानकारी दे रहा हूँ। कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, दुर्घटना के 4 तत्व। एक्सीडेंट क्लेम में 4 मुख्य तत्व हैं जो हमें दुर्घटना में साबित करना होते हैं। ये कल ही अपलोड किया है, मात्र 10 मिनट का वीडियो है, बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो, आप देखिएगा जरूर। उसी का मैं सारांश आपको बता दूं कि अपकृत्य कानून
एवं उपेक्षा, जिसको हम कहते हैं सड़क दुर्घटना एमएसटी कोर्ट का मुख्य आधार उपेक्षा का अपकृत्य, टार्ट ऑफ निग्लिजेंसी होता है। इसके साबित होने के लिए 4 वैधानिक तत्व उसमें मैंने बताए थे पिछले वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ वो तत्व मैं बता देता हूं। नंबर 1 है ड्यूटी ऑफ केयर, नंबर 2 है ब्रीच ऑफ ड्यूटी, और नंबर 3 है कॉशंस मतलब प्रॉक्सिमेट कॉस, और नंबर 4 है एक्चुअल लॉस या डैमेजेस। हिंदी में पढ़ के बता देता हूं सर मैं। सावधानी बरतने का मामूली कर्तव्य, दूसरा है कर्तव्य या उल्लंघन की उपेक्षा, और प्रत्यक्ष कारण आबलिक कार्य कारण संबंध, और चौथा वास्तविक क्षति या नुकसान। ये 4 हमें साबित करना होते हैं। मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बता दूं, ये वकालत की प्रैक्टिस में मैंने 25 सालों में जो अनुभव और तजुर्बा हासिल किया, उसका निचोड़ मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक्सीडेंट केस में हमें मुख्य रूप से साबित करना होता है विपक्षी की लापरवाही, कि ये विपक्षी सामने वाला अत्यधिक तेज गति से और लापरवाही से रॉन्ग साइड से मोटरसाइकिल लेकर आया और मुझे टक्कर मार दी, और मुझे इसके द्वारा इसी लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाने के कारण मेरा पैर टूट गया, हाथ टूट गया, ये जिसकी भी मृत्यु हो गई तो मृत्यु हो गई। बस यही सर हमारा मुख्य फोकस होता है। मोटा मोटा मैंने आपको मेरी वकालत की 25 साल के अनुभव का निचोड़ मैंने आपको बताया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हमारे मुख्य मुद्दे पर आते हैं जो हमारा आज का वीडियो है, कि मुआवजा प्राप्त करने के लिए क्लेम याचिका दायर करना तो महत्वपूर्ण है ही, और दुर्घटना में ड्राइवर की उपेक्षा को अदालत में कानूनी रूप से सिद्ध करना बहुत जरूरी है सर। और अक्सर जो है कि बीमा कंपनियां जैसे अनावेदक प्रतिवादी तकनीकी आधारों जैसे एफआईआर में देरी, चश्मदीद, गवाह का नाम न होना, या आपराधिक कोर्ट में खात्मा रिपोर्ट पर क्लेम याचिका खारिज कराने का भरसक प्रयास करते हैं। उनके भरसक प्रयास को ही हमें फेल करना है। कैसे हम फेल करेंगे, तो कहां से क्या लाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सर हमारे सामने है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, माननीय न्यायालय ने अगर कह दिया तो ऑल इंडिया की समस्त अदालतों को उन फैसलों को, उसमें दिए गए सिद्धांतों को मानना होता है। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ही वो महत्वपूर्ण सिद्धांत और जजमेंट्स आपके लिए लेकर आया हूं। जैसा कि ऐतिहासिक फैसले में ये बताया गया है, इसमें आपराधिक मामले के संबंध में थोड़ा सा मैं सर आपको बता दूं। क्रिमिनल केस में आरोपी को सजा दिलाने के लिए जुर्म को संदेह से परे सिद्ध करना होता है, लेकिन मोटर दुर्घटना मुकदमों में यह कड़ा नियम लागू नहीं होता है सर। ये दीवानी फौजदारी से थोड़ा सा ये अलग है, आपको बता दूं। और क्लेम मामलों में केवल संभावनाओं की प्रबलता मतलब प्रोस्पेंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज का सिद्धांत लागू होता है। अर्थात यदि पेश किए गए साक्ष्यों जैसे एफआईआर, चार्जशीट, गवाह के बयान से 51% भी यह संभावना बनती है कि दुर्घटना प्रतिवादी वाहन की उपेक्षा से हुई है, तो ट्रिब्यूनल को क्लेम मंजूर करना होगा। अब इसमें, अब ये हमने कह दिया, मैं आपको महत्वपूर्ण जजमेंट बताने जा रहा हूं सर। आप चाहे तो नोट कर लें, या आप चाहे तो मेरी डिजिटल ई बुक परचेस कर लें, जैसा आपको अच्छा लगे। मैंने रिटर्न में दे दिया है। नंबर 1 है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट, सुनीता बनाम राजस्थान राज्य सड़क परिवहन, 14 फरवरी 2019 का जजमेंट है सर। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष कार्रवाई आपराधिक मामलों की तरह संदिग्ध परे कठोर प्रमाण से नहीं, बल्कि संभावनाओं की प्रधानता के सिविल मानक पर आधारित होती है। यह महत्वपूर्ण सिद्धांत सर इसमें बताया है। और अदालत ने माना कि गवाहों की छोटी मोटी कमियां या गैर जरूरी तकनीकी आधारों पर दावा खारिज नहीं किया जाना चाहिए। यदि रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य दुर्घटना की ओर इशारा करते हैं, तो न्यायाधिकरण ने कहा कि तथ्यात्मक निष्कर्षों और विवेक को उच्च न्यायालय द्वारा बिना किसी ठोस कारण के पलटे जाने को सही नहीं माना गया, और जिससे पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित किया जा सके। मतलब टोटल मिलाकर ये आपके पक्ष में है सर ऐसे हालातों में। दूसरा है सर विमला देवी एवं अन्य बनाम हिमाचल सड़क परिवहन निगम 2009 का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। इसमें क्या बताया है सर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि मोटर दुर्घटना दावा एमएसटी कोर्ट जो होती है, ट्रिब्यूनल कोर्ट जिसको कहते हैं, को साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय अत्यधिक तकनीकी या कठोर दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। ये मोटा मोटा सार लिख दिया सर, आप समझ सकते हैं आपके लिए किस प्रकार से उपयोगी है। सबूत का पैमाना क्या होगा सर इसमें, दावेदार क्लेमेंट से अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह एक्सीडेंट को उसी प्रकार सिद्ध करे जैसे आपराधिक मामलों में किया जाता है। यदि रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों से यह संभव लगता है कि दुर्घटना हुई थी तो क्लेम मंजूर किया जाना चाहिए। कई बार जो या अक्सर नहीं भी किया जाता है, 90% नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो उस समय यदि हम सचेत और जागरूक प्राइमरी स्तर पर रहेंगे, ये साइटेशंस, ये कानून हम जज साहब को आर्गुमेंट के समय बताएंगे, तो मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण उम्मीद है कि उस पीड़ित का नुकसान नहीं होगा, उसके परिवार को
फायदा होगा, कहीं ना कहीं तो सर फायदा मिलेगा, क्योंकि हमारा वीडियो बनाने का भी मेरा मकसद यही है और कानून का भी यही मकसद है, हर पीड़ित की आंख से आंसू पोंछना। और मेरा भी यही मकसद है कि यदि उसको क्लेम राशि उसके परिवार को प्राप्त हो जाएगी तो कहीं ना कहीं उनको एक सहारा और आर्थिक मदद मिलेगी। उनका जीवन जो डगमगा चुका है वो कहीं ना कहीं कुछ तो राहत मिले, क्योंकि सर उस क्षति की तो पूर्ति हो ही नहीं सकती जो उनके परिवार का सदस्य जा चुका है, जिसकी मृत्यु हो गई है, यह गंभीर क्षति शरीर में हो चुकी है, उसकी तो पूर्ति हो ही नहीं सकती, वो पैसे से पूर्ति नहीं हो सकती। लेकिन ये तो मेरा वीडियो सर उन लोगों के लिए मैंने खास तौर से बनाया है कि जिनके साथ हो चुका है। बाकी जिनके साथ कुछ नहीं हुआ है तो ईश्वर उन्हें हमेशा सलामत रखे, ऊपर वाला उन्हें हमेशा सलामत रखे और हर दुर्घटना और आफत से बचाए, मेरी यही प्रार्थना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कुसुम लता एवं अन्य बनाम सदबीर एवं अन्य का है सर, ये 2011 का जजमेंट है, बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट है सर। इसमें जो है जस्टिस पी सथाशिवम एवं जस्टिस एच एल गोखले जी के द्वारा दिया गया है, एफआईआर में नाम ना होना। यदि चश्मदीद गवाह का नाम एफआईआर में दर्ज नहीं है, चश्मदीद गवाह क्या होता है सर? आई विटनेस। इस वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा बताया गया है कि एफआईआर में नाम ना होना, यदि चश्मदीद गवाह का नाम एफआईआर में दर्ज नहीं है तो केवल इसी आधार पर उसकी गवाही को झूठा या अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता। कई बार ऐसा हो जाता है सर, ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं। एक्सीडेंट के तुरंत बाद आम आदमी घबरा जाता है और उसकी प्राथमिकता घायल को अस्पताल ले जाने की होती है, जाहिर सी बात है, जान सबको प्यारी है। पुलिस को गवाहों की सूची देना नहीं, कोई भी अपना नजदीकी रिश्तेदार खोना नहीं चाहता सर। वो क्या करेगा पैसे का, वो क्या करेगा एफआईआर का, उस समय तो यही रहता है कि मेरा परिवार का सदस्य बच जाए, इसको सेहत मिल जाए। पुलिस को गवाहों की सूची देना नहीं, अतः निष्पक्ष गवाहों के बयान पर भरोसा करके क्लेम सिद्ध माना जाएगा। चौथा जजमेंट है सर परमेश्वरी देवी बनाम आमिर चंद एवं अन्य 2011 का है। इसमें क्या हालात बने थे ये भी देख लें आप थोड़ा सा। यदि किसी दुर्घटना के बाद तुरंत एफआईआर दर्ज नहीं होती है या पुलिस एफआईआर लिखने से मना कर देती है और सीधे क्लेम याचिका या कोर्ट में शिकायत दर्ज की जाती है तो केवल एफआईआर के अभाव में क्लेम याचिका खारिज नहीं किया जा सकता। मेरे खुद के एक परिचित वकील साहब हैं, अभी 2 दिन पहले उनसे मुलाकात हुई थी मेरी, उससे पहले भी मुलाकात हुई थी, आते रहते हैं पेशी में बाहर के वकील साहब। उन्होंने एक क्लेम लगाया था, बता रहे थे मुझे कि कोई एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई, हमने सीधी डायरेक्ट प्राइवेट जो है कि कंप्लेंट दर्ज कराई, जो नीचे की कोर्ट में होता ना प्राइवेट परिवाद पत्र, वो दर्ज करवाया और फिर हमने सीधे एक्सीडेंट क्लेम याचिका लगा दी और क्लेम भी मिला। तो ऐसा हो जाता है, ये एक हमारे जीवन में अनुभव और समझ की बात होती है। लेकिन टोटल मिलाकर ये है कि हमें कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। ये हो गया सर हमारा। और इसी में इस जजमेंट का अनुवाद भी लिखा हुआ है सर मैंने। इसमें बड़ी खूबसूरत बात जो है, बड़ी महत्वपूर्ण और खूबसूरत बात ये है, इसमें मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये जो विमला देवी और अन्य बनाम हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन का जो जजमेंट है 2009 का, उस जजमेंट का इसमें हवाला दिया गया। और हवाला देते हुए क्या बताया गया आप सुनिएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, कि इस प्रकार की स्थिति में न्यायाधिकरण में मामले का समय दृष्टिकोण अपनाकर उचित ही किया है। यह ध्यान में रखना आवश्यक था कि किसी विशेष बस द्वारा किसी विशेष तरीके से हुई दुर्घटना का पुख्ता प्रमाण दावेदारों द्वारा प्रस्तुत करना संभव नहीं हो सकता है। दावेदारों को केवल संभाव्यता की प्रबलता के आधार पर अपना मामला स्थापित करना था, संदेह से परे प्रमाण का मानक लागू नहीं किया जा सकता था। यह महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा सर इसमें बताई गई है और ये पूरा जजमेंट मैंने इसमें लिख दिया। और एक जजमेंट और है सर हमारा, बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट है, याद कर लें आप, नोट कर लें। एम के वी ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम एम करुमई अम्मल 1980 का है सर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है। जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर और जस्टिस डी ए देसाई के द्वारा ये जजमेंट पारित किया गया है। इसमें जो मूल सिद्धांत है मैं आपको बता दूं कि भारत का सबसे पहला और ऐतिहासिक फैसला है, लैंडमार्क जजमेंट है, जहां प्रोपोंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज की नींव रखी गई। प्रोपोंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज की नींव रखी गई। क्या होता है सर, सुन लें आप ध्यान से। सड़क दुर्घटना कानून का उद्देश्य जस्टिस कृष्णा अय्यर ने स्पष्ट किया कि एमएसीटी कानून एक सामाजिक कल्याणकारी कानून है। अगर क्रिमिनल केस में ड्राइवर बरी हो जाए, कहां पर? क्रिमिनल केस में अगर ड्राइवर बरी हो जाए या साक्ष्य में छोटी मोटी कमियां हो, तब भी ट्रिब्यूनल को पीड़ित को मुआवजा देने हेतु उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ट्रिब्यूनल कोर्ट में क्या बताया गया था? ड्राइवर बरी हो जाए। ड्राइवर कहां से बरी होगा? ये होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के समक्ष जो चालान पेश किया जाता है, ये केस वहां पर चलता है फौजदारी का ड्राइवर के ऊपर। यदि वहां पर ये मान भी लिया जाए
कि ड्राइवर की कोई गलती लापरवाही नहीं थी और ये गलत हुआ और उसको बरी भी कर दिया जाए तो भी क्लेम याचिका में क्लेम दिया जाएगा, उसका प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। ये आप नोटेट कर लें सर। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा बताया गया है। पूरी सूची सर इसमें मेरे द्वारा दे दी गई है जजमेंट्स की, जो मैंने आपको बताई है। और उसके बाद सर यहाँ से होते हैं हमारे अध्याय चालू होते हैं। अध्याय 1 से लेकर अंत्य तक है ये। तकरीबन 250-300 के समथिंग इसमें प्रश्न हैं। और ये हमारे वीडियो का टाइटल है, एक्सीडेंट क्लेम सिद्ध करने के नियम एमबीए सेक्शन हमारे वीडियो का टाइटल है। और डिजिटल ई बुक का, डिजिटल वीडियो का भी यही टाइटल है और डिजिटल ई बुक का भी यही टाइटल है, एक्सीडेंट क्लेम सिद्ध करने के नियम एमबीए सेक्शन 166 सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। इसमें जो प्रस्तावना है, डिस्क्लेमर है, ये विषय सूची है सर। इसमें तकरीबन 27 अध्याय इसमें हो चुके हैं। और ये डिस्क्लेमर इसमें मेरे द्वारा लिखी गई है, प्रस्तावना भी है। और यहाँ से ये पूरी डिजिटल ई बुक चालू हुई है, जो मैंने आपको बताया। तकरीबन 250 के समथिंग इसमें प्रश्न हैं। इसमें ये जो जानकारी मैंने वीडियो में दी आपको, ये जानकारी और इससे अतिरिक्त बहुत कुछ जानकारी सर इसमें मौजूद है। एक्सीडेंट क्लेम से ही रिलेटेड है सर। वर्तमान में वही वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया और बनाऊंगा भी। मैं विभिन्न कानूनों पर वीडियो बनाता हूँ। मेरा मकसद मेरे चैनल को किसी एक कानून के दायरे में सीमित रखना नहीं है कि मात्र नोटरी, वसीयत या सिविल या फौजदारी हो। तमाम लॉ टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट्स भी लेकर आता हूँ। ये जो डिजिटल ई बुक है, इसकी लिंक मेरे द्वारा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। मात्र 299 रुपए इसकी कीमत है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो उस पर क्लिक करके आप इसको खरीद भी सकते हैं। ये एक डिजिटल ई बुक है, एक नोट्स है। आप इसको किसी कोर्ट में पेश नहीं कर सकते, न किसी सरकारी दफ्तर में पेश कर सकते हैं। आप इसको पढ़ के आप इसमें देख लें साइटेशन से। यदि आप वकील साहब से सलाह मशवरा कर लें, यदि लगता है उपयोगी है तो आप इनका इस्तेमाल कर लें और सफलता प्राप्त कर लें। मैं अतिशीघ्र छपकर घर आने वाली बुक, जिसको हम कहते हैं मैनुअल बुक, वो भी अतिशीघ्र लगा हुआ हूँ सर। गवर्नमेंट से मेरे द्वारा उसमें अप्रूवल ले लिया गया। ISBN नंबर 2 किताबों का प्राप्त हो चुका है। उसकी चेकिंग अभी चल रही है। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी तो वो उसकी लिंक भी मैं आपको वीडियो के नीचे दे दूंगा। वो ऑर्डर पर छपकर आपके घर आएगी सर। प्रकाशन जहां आप ऑर्डर लगाएंगे उस प्रकाशन पे वो छप के आपके घर पे भेजेगा। तकरीबन 700 के समथिंग, 750 के समथिंग उसमें पृष्ठ रहते हैं उसमें, एक भाग में। लेकिन 3,000 रुपये सर कीमत है, आपको ध्यान रखना है। ये डिजिटल ई बुक जो मैंने आप लोगों के लिए सबसे सस्ता, सुंदर और सरल रास्ता इजाद किया है सर। यही सामग्री उसमें मिलती है, लेकिन कई डिजिटल ई बुक की एक जगह मिल जाती है, ये जरूर है उसमें। जैसे कि ये एक डिजिटल ई बुक है। अब एक व्यक्ति के सामने समस्या पैदा हो गई कि भाई FIR देर से दर्ज कराई, क्या करें, या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, जिसने टक्कर मारी, क्या करें। तो अब आप इस एक मुख्य मुद्दे पे आप समस्या का निराकरण चाहते हैं तो मात्र 299 रुपए में आप डिजिटल ई बुक ले सकते हैं सर। उसी में पढ़ लें आप, आपके मोबाइल में दिख जाएगी। वकील साहब से सलाह मशवरा कर लें और जो जो लाभ आप ले सकते हैं इससे ले लें। लेकिन यदि आप चाहते हैं तो फिर आपको सभी डिजिटल ई बुक, अगर चाहते हैं कि अधिकांश डिजिटल ई बुक का समावेश एक जगह मिले, तो उन्हीं को एक जगह मैंने इकट्ठा किया है पेपर बैक मैनुअल बुक में। भाग 1 और भाग 2 बनाई है सर अभी इसमें। और 700 के समथिंग उसमें प्रश्न होंगे। 3,000 रुपए उसकी कीमत है सर। आप भुगतान करेंगे तो उसके बाद ही आपके घर छपकर आ जाएगी। कोई प्रिंटेड प्रॉब्लम या कोई अन्य प्रॉब्लम है तो आपको प्रकाशन से संपर्क करना होगा, क्योंकि सारे राइट्स उन्हीं के पास रहते हैं सर। दूसरी बात यह है कि कई व्यूवर्स का कहना था, हालांकि मेरा इस ओर बिल्कुल ना तो ध्यान था ना मैंने कभी सोचा था, लेकिन कई मेरे परिचित अधिवक्ता साथियों के द्वारा कहा गया, एक आम व्यूवर्स के भी द्वारा कई कमेंट्स करके मुझसे बताया गया कि नहीं सर आप तो हमें छाप के लाए। मैंने बताया भी कि उसमें प्रिंटेड जो प्रिंटिंग का चार्ज अलग से लगता है, GST चार्ज लगता है, टैक्सेस अलग से लगते हैं, और बहुत कुछ मिला के वो कीमत ही कहाँ की कहाँ पहुंच जाएगी। मतलब आप मान के चलें कि ये अगर उसमें, हालांकि अगर ये इस तरीके से देखा जाए कि काफी डिजिटल ई बुक उसमें इकट्ठी हो रही है तो उस हिसाब से तो सस्ता है वो। मतलब 10 डिजिटल ई बुक ही आप मान के चलें तो 3,000 रुपए, 15-20 डिजिटल ई बुक आ गई तो एक ही बुक 6,000 रुपए की पड़ेगी अगर आप अलग अलग खरीदेंगे तो उन लोगों के उस नजरिए से बेहतर है वो कि काफी डिजिटल ई बुक उनको एक ही जगह प्राप्त हो रही है। लेकिन जो व्यक्ति एक ही समस्या का निराकरण चाहता है तो उसके लिए मेरी सुविधा हमेशा चालू है। वेबसाइट पे लिंक मौजूद है, आप वहां से खरीद सकते हैं। कई व्यूवर्स PDF भी मांगते हैं सर, वो सुविधा भी मैं अति शीघ्र आपके लिए प्रारंभ करूंगा। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। वर्तमान में मैं मोटर यान पर ही वीडियो बना रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिकों पर मैं बनाऊंगा। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। हाँ सर, ये जो डिजिटल ई बुक है इसकी लिंक वीडियो के नीचे मेरे द्वारा दे दी गई है। आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उस पर क्लिक करके खरीद सकते हैं। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।